मैं डॉक्टर शबनम, आपकी मेज़बान एक बार फिर आप लोगों के सामने एक अहम प्रोग्राम के साथ, एक ख़ास प्रोग्राम के साथ आप लोगों के बीच हाज़िर हुई हूँ। काशी कला कस्तूरी के सभी व्यूअर्स का, सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं को मैं अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम अहम बल्कि कहें इस प्रोग्राम को कि इंतहाई अहम ये हमारा प्रोग्राम है, जीना इसी का नाम। इस प्रोग्राम में मैं ऐसे-ऐसे लोगों को, ऐसी शख्सियत को, ऐसे व्यक्तित्व को लाती हूँ कि जिनकी बातें सुनकर हमको इंस्पिरेशन मिले, हमको हिम्मत मिले, हमको हौसला मिले, जीवन का एक ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका हमको मिले, एक अहम अंदाज़ मिले। तो इसी कड़ी में जीना इसी के नाम में हम सबसे पहले प्रोफ़ेसर मंगला कपूर जी को लेकर आए थे, जो बचपन में ही एसिड अटैक का शिकार हुईं और उसके बाद अपने ज़ख्मों से जूझते, भिड़ते, लड़ते हुए, मौत को मुँह चिढ़ाते हुए ज़िंदगी की जंग जीतकर बीएचयू की प्रोफ़ेसर बनी। और उनकी बातें सुनकर हम लोग बहुत ही इंस्पायर हुए। हम लोगों को लगा कि वाक़ई में ऐसे भी जिया जाता है। उसके बाद प्रोफ़ेसर कमर जहाँ साहिबा जो 80 साल की उम्र में आज भी उसी दमखम के साथ लगी हुई हैं, उसी मेहनत के साथ लगी हुई हैं कि वो परिंदों के साथ, जानवरों के साथ, स्ट्रीट डॉग के साथ और जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेवा हैं, उन लोगों की मदद करने में आज भी अपनी पूरी तरह से कोशा हैं। तो और इंसानियत का पैगाम दे रही हैं। तो प्रोफ़ेसर कमर जहाँ से भी हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से 80 साल की उम्र में जहाँ लोग घरों में बैठकर खाने की वो उम्र होती है, वो आज भी दौड़ रही हैं, धूप रही हैं और इंसानियत का पैगाम दे रही हैं। और इसी कड़ी में जो जीना इसी का नाम में हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है हमारे चैंपियन में हम कैंसर सर्वाइवर जो लड़कर, आगे बढ़कर, उससे ज़िंदगी की जंग जीतकर वो हमारे बीच आज मेन स्ट्रीम में हैं, समाज में अपनी कहीं न कहीं सेवा दे रही हैं। ऐसे लोगों को हम हमारे चैंपियन में हम लाते हैं, जो कैंसर सर्वाइवर हैं। तो इसी कड़ी में डॉक्टर शारदा दुबे जी को मैं उस बार लेके आई थी पिछले महीने ताकि ये पता चले कि किस तरह से अ, हमको कैंसर से डरना नहीं है, हारना नहीं है, बल्कि जीतना है। और ये भी दिखाया क्योंकि मेरा ये मकसद है कि हमारे जो ये कैंसर सर्वाइवर हैं, जो हमारे ये चैंपियन हैं, इनकी बातों को सुनकर जो जिस भी बीमारी में मुब्तला हैं, उनको जीने की हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा और उनको अंदाज़ मिलेगा कि किस तरह से हमको अपने विल पावर को मज़बूत रखना है, तभी हम किसी भी बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनके लिए भी ये हमारे जो चैंपियन हैं, ये भी उनके लिए हौसला और हिम्मत का काम करते हैं। इसी कड़ी में चैंपियन के रूप में आज हमारे बीच हैं डॉक्टर स्मिता भटनागर जी। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो सीएचएस है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मातृ संस्था है, उसमें आप संस्कृत की शिक्षिका रही हैं और शिक्षक तो पूरी ज़िंदगी रहता है, भले ही वो रिटायर हो जाए अपने उस वक़्त के काम से। और इसके साथ-साथ डॉक्टर स्मिता भटनागर जी संगीत और साहित्य का अनूठा संगम है। आप तबले की बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक पेज पर, इस मंच पर हम आपका इस शेर के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि दुख सुख की धूप छाँव से आगे निकल गए। दुख सुख की धूप छाँव से आगे निकल गए, हम ख्वाहिशों के गाँव से आगे निकल गए। तूफान समझता था कि हम डूब जाएँगे, तूफान समझता था कि हम डूब जाएँगे, आँधी में हम हवाओं से आगे निकल गए, आँधी में हम हवाओं से आगे निकल गए। जी हाँ, आप बिल्कुल बेऐन ही आप ये शेर हैं। तो इस शेर के साथ मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम, मुझे इस कार्यक्रम में हमारे चैंपियन में बुलाने के लिए। और सबसे पहले सभी श्रोताओं को जो मुझे सुन रहे हैं
उनको मेरा नमस्कार और सबका मैं अभिवादन करती हूँ जो हमारे अनुभव को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं अपने अनुभवों को लेके आज उपस्थित हुई हूँ और इसलिए कि मैंने कैंसर को जीता है, कैंसर को हराया है। और सच में जो कैंसर को हराए तो वो तो चैंपियन होने लायक ही है। और शबनम, तुमको मैं बहुत इस बात के लिए बधाई भी दूं, कि तारीफ भी दूं कि जन सामान्य लोगों में से तुम ऐसे लोगों को ला रही हो जिनको कि सेलिब्रिटी को तो हर कोई ले आता है टीवी में, अखबार में, मैगजीन में, लेकिन तुम लाके ऐसा दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हो कि जो किसी भी मर्ज से गुजर रहे हैं। और हिम्मत की कमी तो आ ही जाती है जब आदमी लंबी बीमारी के दौर से गुजरता है, तो उस समय दूसरों की बातें बहुत ही मनोबल बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसीलिए मैं सबको नमस्ते करते हुए अपना अनुभव सुनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, एक बात और कि ये हमारे चैंपियन, ये नाम पिछली बार जब डॉक्टर शारदा दुबे आई थी तो मुझको ये नाम बड़ा अच्छा लगा था कि हमने कोई बड़ा बेहतर काम किया है। और एक चीज और दिमाग में आई थी, अगर 2 मिनट समय दो तो मैं बताऊं कि ये चैंपियन से मुझे लगता है एक जीत की वो रेखा के जो इस पार आ जाए जीत के, वो तो चैंपियन है ही है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो शायद इतनी ही आयु लेके आए हैं और जीत के इस पार नहीं आ पाए। तो मेरी दृष्टि में वो सारे लोग भी चैंपियन हैं। और खास तौर से मैं ये बात जो कह रही हूँ इसलिए कि मेरी दीदी भी कैंसर पेशेंट थी। वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैंने उनको संघर्ष करते हुए, हिम्मत से लड़ते हुए देखा। लेकिन भगवान ने शायद उनको इतनी ही आयु दी थी कि मैं इधर जीत की लाइन के इधर आ गई, चैंपियन बन गई। लेकिन मेरी नजर में वो भी चैंपियन है, क्योंकि उन्होंने जिस संघर्ष को झेला। और संयोगवश ये कि हमने और दीदी ने दोनों ने एक ही साल में, एक ही महीने में और लगभग एक ही वक्त में कैंसर का संघर्ष शुरू किया था। तो ये कार्यक्रम मैं आज मैं अपनी दीदी को समर्पित करना चाहती हूँ। वो मेरी आज मेरे साथ ही रहेंगी, मेरी यादों में, मेरे अनुभव में और मेरी जिंदगी में तो है ही है। तो यही मुझे कहना है कि डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, यकीनन सरिता भटनागर जी हमेशा हमारी यादों में रहेंगी, हमेशा हम लोग के साथ रहेंगी। और आज हम अपना प्रोग्राम उन्हीं को समर्पित करते हैं। बहुत अच्छा लगा शबनम, बहुत अच्छा लगा। मैं काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम डॉक्टर वो सरिता भटनागर जी को समर्पित है, जो आखिरी दम तक वो लड़ती रही और उन्होंने कभी भी इस बात का इजहार नहीं किया कि वो जूझ रही हैं, पूरे जिस्म में उनके कैंसर फैल चुका था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इतनी तकलीफ में ये जूझ रही हैं। और आखिरी वक्त में मैंने भी उनको देखा कि किस तरह से हिम्मत थी और आंख में एक आशा थी, एक उम्मीद थी, एक किरण थी उनके आंखों में। तो आज का ये प्रोग्राम उन्हीं को समर्पित है, सरिता भटनागर जी को। ईश्वर जहां पे भी हो, ईश्वर उनको अच्छी जगह दे। और मेरे लिए भी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, आज का ये प्रोग्राम करना मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से देखते हैं कि कितना मैं भी अपने जज्बात पर काबू रखकर ये प्रोग्राम कर पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर स्मिता भटनागर जी की कहानी वो शायद वो बहुत ही आसान तरीके से वो आप लोगों को बता दें, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। इनकी कहानी पिक्चर बनने लायक है, एक फिल्म बनने लायक है। इतनी मार्मिक है, इतनी दर्दनाक है, इतनी कर्बनाक है कि सोचकर भी रोए सिहर जाते हैं कि एक वक्त में दो बहनों को कैंसर होता है। एक बहन अभी कैंसर डिटेक्ट होता है, वो उनकी एक बहन हैदराबाद में बहन बहनों ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बहनें, बनारस में ये दोनों बहनें और एक इनकी माँ रहती हैं, जो काफी बुजुर्ग हैं। लेकिन जैसे ही उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, उनको उनकी बहन हैदराबाद बुला लेती हैं कि वहां पर इंडो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है।
हाँ, कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां पर बुलाकर उनका इलाज करती हैं, क्योंकि घर में जैसे ही सुना और कई पुश्तों के बाद अगर कुछ इस तरह से चीजें सुने और कैंसर की ऐसी बीमारी होती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन्होंने वहां बुला लिया कि नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इंडो अमेरिकन कोलेब्रेशन से ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है कैंसर का, हम यहीं पे इलाज अपनी बहन का करेंगे। तो उनकी छोटी बहन और बहनों ने वहां पे बुला लिया। अब यहाँ पे बची सिर्फ स्मिता भटनागर और इनकी वृद्ध और बुजुर्ग माँ। डॉक्टर स्मिता भटनागर को जिस वक्त पता चलता है कि किस तरह की कैसे वहां, जब पता चला, इन्होंने टेस्ट कराया, बहन ने जाते जाते ये कहा कि अपनी बहन से, यानी डॉक्टर स्मिता भटनागर से, इनका घर का नाम रूबी है, कि रूबी तुम अपना भी टेस्ट करवा लो तो मुझे भी सुकून रहेगा कि हाँ सब तुम्हारा ठीक है। तुम जाते जाते ये बात उन्होंने कही हैदराबाद जाते जाते। तो डॉक्टर स्मिता भटनागर ने अपना टेस्ट कराया। मैडम, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त, अभी तो अब बहन की बीमारी से आप उबर नहीं पाई, माँ आपकी उबर नहीं पाई, बहन जो वहां हैदराबाद में बैठी है वो वहां पे पूरा उनके इलाज का पूरा इंतजाम करती हैं कि किस तरह के, क्योंकि लंबा इलाज चलेगा, दीदी को यहाँ रहना है और कैसे यहाँ का काम चलेगा, खैर जो भी चीजें। तो उसके बाद जब आप वहां पे पहुंचती हैं, आप एयरपोर्ट उनको छोड़ के आती हैं, और आने के बाद चूंकि आपकी दीदी ने जाते जाते कहा और आपको लगा कि हमको टेस्ट कराना है, टेस्ट कराने के बाद जब रिपोर्ट आपको मिलती है, उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह से आपने अपने को आपने संभाला, और आपके जिम्मे आपकी आपकी बुजुर्ग माँ, आप खुद, आपका आपकी बीमारी और आपकी नौकरी, तीनों चीज आपको संभालना था एट ए टाइम, किस तरह से आपने महसूस किया, क्योंकि अभी आपने एक बहुत बड़ा झटका आपको अभी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले मिला था बहन की बीमारी का, और 4 दिन बाद आपको पता चलता है कि आप भी कैंसर पेशेंट हो गई हैं। आपको, आपका जब डिटेक्ट होता है, तो उस वक्त आपकी मन स्थिति क्या थी, कैसे अपने को मैनेज किया, कैसे आपने अपने को संभाला? शबनम, जैसा कि तुमने कहा कि काफी बातें तुमने बता दी कि इस पूरी कहानी को दोबारा से रिवाइंड करना अपने आप को तकलीफ देने से कम नहीं है। उस दौरान तो मन को मैंने अपने इतने मजबूत बनाया था, खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जैसा कि तुमने बताया कि दीदी को मतलब मुझे छोटी-छोटी बातें भी ख्याल आती हैं कि यहाँ पे दीदी का पहला चेकअप जब हुआ, तो दीदी की रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। उस रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं लिखा हुआ था। तो मेरी छोटी बहन हिमानी, जो कि वहाँ से लगातार कॉन्टैक्ट में थी, उसने पूछा रिपोर्ट पढ़ के सुनाओ, फ़ोन से पूछा। तो मैंने उसको पढ़ के सुनाई, तो सुनाया रिपोर्ट, तो उसने कहा कि ये तो कैंसर है। अब मालूम मुझे, जिसे कहते हैं ना काटो तो खून नहीं, ये वाला हिसाब। मतलब मुझको, मैं खड़ी रह गई हाथ में रिपोर्ट लेके, जिसको मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा था कि ये, इसमें कैंसर शब्द तो है ही नहीं। और लेकिन उसने जब सुन के कहा कि ये तो कैंसर है, तो मतलब मुझको तो समझ ही नहीं आया कि मैं एकाएक क्या करूँ। लेकिन वहाँ मेरी बहन और बहनोई, जो कि मेरे इसरो में साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने फ़ौरन ही कहा कि दीदी का इलाज वहाँ करवाएँगे और उनको फ़ौरन वहाँ भेजना है। और पूरा जाने का प्रबंध, टिकट वगैरह सब कर दिया। अब ये देखो कि जब किसी को बहुत ऐसी बीमारी होती है, मुझे लगा कि मैं घर में जाके कैसे बताऊँ दीदी को, कैसे बताऊँ मम्मी को कि ये कैंसर है। क्योंकि अभी भी कैंसर के लिए समय अब तो काफ़ी बीत गया है, लेकिन सुन के ही एक मन में ये लगता है कि पता नहीं ये क्यूरेबल है कि नहीं है, या आदमी ज़िंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर जैसे कि स्प्रेड हो गया था उनका, ये तो यहीं पता चल गया था। और दीदी को जब मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने गई, तो मैं उनको जाते हुए देखती रही, जब अकेले वो जा रही थी। दीदी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, लेकिन मेरी आँखें आँसुओं से तरबतर कि पता नहीं दोबारा ये मैं इनको कैसे देखूँगी, किस स्थिति में देखूँगी। ख़ैर पहुँच गई दीदी वहाँ पे हैदराबाद, और वहाँ पे इलाज शुरू हो गया। और जो कि डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, आपने, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, आप बिल्कुल अपने जज्बात पर काबू रखिए, क्योंकि आपने तो बहुत हिम्मत से काम दिया है। मैंने आपको पल पल देखा है, और ये बात 2010 की है, 10 साल पहले की है। आप अपनी हिम्मत रखिए, क्योंकि दर्शक आपकी हिम्मतों को देखना चाहते हैं, किस हिम्मत से आप आगे बढ़ी। वो अलग बात है कि वो दौर नहीं, ऐसा है कि याद करके आज नहीं, आप वही रोती बात हैं, लेकिन उस वक्त आप अ, नहीं रोई थी। जी जी। वही बात मैं तो उस शबनम कह वक्त रही हूँ, आपने उस समय अपने, मैं जितना स्ट्रॉन्ग थी,
उस समय जितना स्ट्रांग थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे सारी चीजें मुझे देखनी है। उस और एक आंसू मैंने नहीं बहाया था, तुमने तो सारी बातों की तुम साक्षी हो। एक आंसू नहीं बहाया था कि बस दिमाग में ये था कि कैसे क्या होना है, अपने लिए भी नहीं सोचा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन चूंकि पहली बार में जाते ही ये पता चल गया था वहां पे कि जो उनको स्प्रेड हुआ है और उनकी जिंदगी के दिन भी बहुत नहीं है। और वो लेकिन चूंकि जाते जाते कह गई थी मुझसे कि अपना चेकअप करवा लो, मुझे और कैंसर का सबसे बड़ा एक बुरा पहलू यही है कि शुरुआत दौरान पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं देता है तो पता नहीं चलता है कि हम कैंसर शुरू हो चुका है। और उससे संबंधित कोई जब लक्षण दिखने लगते हैं तब तक तो देर हो चुकी होती है ना, उसके उस समय तक देर हो चुकी होती है। तो जब यहाँ पे मैं मुझे लगा कि चेकअप करवाना है, तो यहाँ से ये मेरी ज़िंदगी का अब हिस्सा शुरू होता है। अभी 2 दिन पहले सुना कि दीदी को कैंसर है और डॉक्टर ने कह भी दिया कि इनकी ज़िंदगी बहुत नहीं है, कितने दिन की है ये तो नहीं बताया था। अब मैं बाकी सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ, शबनम को तो मालूम ही है कि भगवान जब कभी मुसीबत देता है, कोई विपत्ति देता है, परेशानी देता है, तो शायद उसका कहीं कोई रास्ता भी निकाल देता है, उपाय निकाल देता है, कोई माध्यम बना देता है किसी को। तो मेरी जब मुझे ये कैंसर का आगमन हुआ मेरे जीवन में, तो उससे कुछ ही महीनों पहले मेरी शबनम से मुलाकात हुई थी। शबनम मतलब यही काशी कला कस्तूरी की संस्थापिका डॉक्टर शबनम, इन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी में आई और अचानक आते ही जैसे बहुत ही आत्मीय संबंध, एक माँ-बेटी का रिश्ता हम लोगों में कायम हो गया। उस समय ये नहीं मैडम पता था कि मैं आगे ये मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी बातें ये बताइए कि किस तरह से आपको जब मैं आपने मैनेज कैसे मैं किया उसी लाइन कि में आ किस रही तरह हूँ। से उस लाइन में आने के लिए ये प्रसंग नित बताना ज़रूरी है और जब ये प्रसंग बताऊँगी नहीं तो आगे की चीज़ मैं बताऊँगी कैसे? तो ये नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में जो ये कैंसर है मेरा, इसकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी, इसका इलाज सब शबनम करने वाली है। और निसंदेह अगर आज मैं अपने मन को रोक लूँगी, अपनी ये बात नहीं कहूँगी कि जो कुछ किया वो शबनम की ने अपनी हिम्मत से किया और मेरा जो इलाज हुआ वो शबनम की वजह से हुआ और शबनम की वजह से क्यों, भेजने वाला तो भगवान होता है ना, ज़िंदगी देने वाली तुम नहीं हो बेटा। लेकिन जो है भगवान ने तुमको भेजा मेरे पास कि इनका इलाज तुम्हीं को करवाना है क्योंकि इनके घर में करवाने वाला इलाज कोई और नहीं है। तो जब चेकअप करवाने की बारी आई, यहाँ से फिर मेरी कहानी शुरू होती है, लेकिन तुम्हारे बिना तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ेगी ना। तो चेकअप करवाने के लिए सबसे पहले शबनम मुझे बीएचयू ले गई। अब देखिए मैं कभी बीएचयू इतनी लंबी नौकरी की मैंने, लेकिन कभी भी मैं बीएचयू किसी भी अपने इलाज के लिए नहीं गई थी इतने सालों में। पहली बार ये कैंसर का ऐसा था क्योंकि इसका इलाज खर्चीला भी होता है, लंबा भी होता है और शबनम को सारी जानकारी थी बीएचयू की, वो मुझे ले गई टेस्ट करवाने के लिए और मेरा पहला टेस्ट एफएनएसी का हुआ था, याद होगा तुमको। और जब एक बार क्लियर नहीं हुई रिपोर्ट, दूसरी बार फिर लिया गया टेस्ट। दूसरी बार रिपोर्ट लेते समय आईएमए बिल्डिंग में हम लोग गए थे और शबनम ने मुझको कमरे के बाहर ही बिठा दिया जहाँ फिर रिपोर्ट मिलती थी और रिपोर्ट लेने खुद वो अंदर गई थी। और जब रिपोर्ट लेके निकली तो तुम बताओ शबनम, तुम्हारे हाथ में मेरी रिपोर्ट थी, तुम्हें कैसा लगा? ये देख के कि आज मैंने कभी ये तुमसे पूछा नहीं, तुमको कैसा लगा कि मुझे कैंसर है? फिर मैं बताऊँ कि मुझे कैसा लगा। बताओ कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, तो तुम्हें कैसा लगा उस समय, क्या फ़ील हुआ? जब मैं लेके रिपोर्ट आई वहां से तो खैर माँ आप अपनी बात बताइए आप अच्छा अपनी चलो बात कोई बात बताइए नहीं, मैं मुझे कोई माइनस बात करके नहीं। चलिए। हालांकि मेरे हाथ में जब रिपोर्ट आई तो मैं फूट फूट कर मैं आपके पास ना पहुंच करके फूट फूट कर मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई किनारे पे कि मैं कैसे बताऊं एक बहन को भी इतना कैंसर और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है जिसके जिंदगी का कोई अभी भरोसा नहीं है। और अब जो है इनको हो गया है, मैं कैसे इनको बताऊं, ये कैसे फेस करेंगी अपनी माँ को, अपनी उस बहन को कैसे बताएंगे कि जो बहन जिंदगी के दिन गिन रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत पसोपेश में थी। एक दो लोगों को हाँ, उस वक्त मैंने फोन भी लगाया जी। तो जब ये रिपोर्ट लेके आई तो मैंने इसका चेहरा देखते ही समझ गई, क्योंकि एक अच्छी रिपोर्ट का चेहरा दूसरा होता है और बुरी रिपोर्ट के भाव चेहरे पे दूसरे आते हैं। इसने मुझसे कुछ नहीं कहा,
लेकिन जो है मैं इसका चेहरा देख के समझ गई कि ये कैंसर ही निकल आया है। अब उस समय की जो मेरी स्थिति थी मुझे याद है एकदम न्यूट्रल, मेरी स्थिति एकदम न्यूट्रल, एकदम तटस्थ जैसे शून्य कहते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोल सकी कि मुझे क्या करना है, सिर्फ़ मुझको चिंता हमेशा ये रहती थी कि दीदी का इलाज करना है, घर में माँ है, माँ को देखना है, घर की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है क्योंकि जब तक दीदी मेरे सर पे थी, तो निस्संदेह वो हर चीज़ों की ज़िम्मेदारी ली हुई थी और मुझे भी मैं भी ठीक थी ज़िम्मेदार, लेकिन दीदी मुझे उतनी ज़िम्मेदारी नहीं दी हुई थी कभी। अब मुझको ये नहीं लगा कि मेरा इलाज कैसे होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, बचूँगी कि नहीं, कुछ नहीं ये सब मेरे दिमाग में आया। जो सबसे पहले मैंने डिसीज़न लिया वो ये कि मैं घर में किसी को नहीं बताऊँगी कि मुझे कैंसर है। सबसे पहला डिसीज़न ये लिया और कैंसर जैसी बीमारी को ना बताना किसी को, मैं मम्मी को बता के क्या करती? वो तो परेशान हो जाती ना कि 2 बेटियों को कैंसर। मैं अपनी छोटी बहन को बता के क्या करती? क्योंकि वो तो ऑलरेडी दीदी का इलाज करवा रही थी और परेशान थे वो लोग खुद ही कि कैसे दीदी का अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। तो मेरे इस डिसीज़न में मेरे जो साथ के सहयोगी टीचर्स वगैरह थे, उन लोगों ने कहा भी कि नहीं कैंसर जैसे इलाज को घर में नहीं बताएँगी आप? तो हमने कहा कि नहीं घर में नहीं बताएँगे, ना मेरे से कोई घर में इस बारे में बातचीत करेगा, कि मुझे कैंसर है। तो शबनम की सहमति थी इस बात में कि हाँ, बचाने वाला और ज़िंदा रखने वाला तो सब ऊपर वाला है। जो भी इलाज होगा, वो मैं करूँगी और जो भी कोई दूसरा करवा सकता है, वही इलाज मैं करवाऊँगी। मुझे बड़ा सपोर्ट मिला शबनम की इस बात से और मैंने घर में नहीं बताया मम्मी को आके कि मुझे कैंसर है। अपनी बहन को हैदराबाद में बहनोई को किसी को नहीं बताया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मम्मी को क्या बताया? तो मैंने ये कहा कि मम्मी इस तरह के तबीयत जैसे कि कहीं पे कुछ गाँठ-वाँठ हो जाती है शरीर में, तो हर हफ्ते एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग डॉक्टर शुक्ला से मिले तो उन्होंने एक पूरा खाका बना दिया था कि इलाज कैसे होना है। हर हफ्ते मुझे 9 हफ्ते तक कीमोथेरेपी होनी थी। तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी उसका एक इंजेक्शन लगाने के लिए हर हफ्ते जाना पड़ेगा मुझे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। वो नहीं समझ पाई और ना हमने उतना समझाने की कोशिश की। यही बात मैंने बहन को हैदराबाद में भी बताई थी। डॉक्टर शुक्ला के बारे में यहाँ थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि उनके पास जब शबनम लेके गई मुझे, इतना इतने बड़े डॉक्टर इतने हल्के-फुल्के अंदाज़ में बताते हैं कि शायद मरीज़ को अगर कुछ ज़रा-सा भी सकारात्मक चीज़ सुनने को मिल जाए, तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही गायब हो जाती है। तो उन्होंने बस कहा देखिए जाओ दवा लगवा लो, इतने आराम से कि जाओ दवा लगवा लो। दवा लगवा लो मतलब कि कीमोथेरेपी के लिए। तो लगा कि बहुत आसान काम है और जिन लोगों ने बीएचयू में अगर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट किसी को देखने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं बता रही हूँ, इस कदर भीड़-भाड़ कि कैसे धक्का-मुक्की करके हम लोग डॉक्टर शुक्ला तक पहुँचते थे और कीमोथेरेपी का एक छोटा-सा कमरा था जिसमें 15-20 बेड सटे-सटे से लगभग पड़े हुए थे। तो उसमें हम लोगों को थोड़ी देर के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। अब यहाँ भी मैं ये बता दूँ कि कीमोथेरेपी जब मेरी शुरू हुई थी, तो शुरुआत में तो मेरे स्कूल की कोई टीचर नहीं थी क्योंकि साथ में इसलिए भी नहीं थी कि स्कूल से आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन प्रिंसिपल जो डॉक्टर शाही प्रिंसिपल बॉयज़ स्कूल के थे, जहाँ के शबनम थी कुछ समय, तो उन्होंने शबनम को मेरे लिए छूट दे दी थी। क्या इंसानियत होती है, अगर वो सुन रहे हों, ना भी सुन रही हों, को धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है कि उन्होंने शबनम को मेरे लिए टाइम टेबल खाली करके छोड़ के रखा कि नहीं तुमको जाना है कीमोथेरेपी करवाने के लिए। क्योंकि कीमोथेरेपी की दवाएँ भी शबनम अपने घर में खरीद के रखती थी। अब ये सोचिए कि ऐसा जोखिम भरा काम कि कैंसर का इलाज करवाना ही मुश्किल, जहाँ की लोग सोचते हैं कि पता नहीं आदमी ज़िंदा बचेगा भी कि नहीं, पता नहीं इनके पास जाना भी ठीक है कि नहीं। वहाँ दवाएँ खरीद के शबनम अपने घर में रखती थी, मैं अपने घर में दवाएँ तक नहीं लेके आती, तो वो एक झोला भर के दवाइयाँ होती थी और कीमोथेरेपी के लिए हम लोग वहाँ जाते थे। अब ये जो तुमने पूछा एक प्रश्न कि कैसा लगा था, कीमोथेरेपी का क्या एहसास होता है ना, ये जिसको वो दवा शायद चढ़नी शुरू होती है कीमो, ये वही बता सकता है, शायद उस अनुभव को मैं भी शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि वो शरीर में कैसा एक अजीब-सा सेंसेशन होता है और पूरे शरीर में जैसे कि कुछ बिजली सी घुस गई हो और 2 मिनट बाद वैसे ही थोड़ा-सा चेतन-अचेतन ढंग से मैं बेड पे रहती थी और 1 डेढ़ घंटे में शायद कीमोथेरेपी खत्म हो जाती थी।
भगवान की दया से मुझे कीमोथेरेपी के उस समय कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। उठ के हम पैदल ही चल पड़ते थे और शबनम अपनी स्कूटर में बिठा के एक और यहाँ पे डॉक्टर रिफत जमाल अभी भी शायद मैंने देखा कि वो सुन रही हो सकता है। उनको मेरा बहुत-बहुत आदाब, बहुत नमस्कार। मैं कीमोथेरेपी करवा के उनके पास जाके 5-10 मिनट रेस्ट करती थी। वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ के मुझको फूँकती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था कि इन सब दुआओं से ही मैं ठीक हो जाऊँगी। कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं मर जाऊँगी या मेरा इलाज ठीक होगा कि नहीं या मेरा क्या होगा, कभी भी नहीं आया। जो भी आया हमेशा ये कि मुझे मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है, दीदी मुझे ज़िम्मेदारी दे के गई है और उस काम को मुझे पूरा करना है, अच्छी तरह घर को देखना है, माँ को देखना है और दीदी की चिंता तो अलग से थी ही थी। इस तरह कीमोथेरेपी शुरू हुई, फिर उसके बाद 2 हफ्ते तक मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़े। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे बाल ना झड़े कीमोथेरेपी से, तो लेकिन तीसरे हफ्ते की बात है ये, कि एक बार मैं नहा के निकली तो बालों को सुलझा रही थी और बाल जैसे कि कंघा उसमें घुस ही नहीं रहा था बालों में, नहीं घुस पा रहा था, नहीं झाड़ पा रही थी अपने बालों को। तो मैंने फ़ोन करके स्कूल से शबनम और एक मेरी सखी हैं शची श्रीवास्तव, उन दोनों को बुलाया कि मैं बाल नहीं काट पा रही हूँ। वे लोग घर आईं और शची ने मुझसे कहा कि स्मिता बहुत उन्होंने प्रयास किया कि बाल मेरे सुलझ जाएँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए आगे के लिए भी आपको प्रॉब्लम होगी। मेरे बड़े लंबे घने मोटे बाल थे, तो बालों को काट देना ही ठीक होगा क्योंकि ये जड़ से निकल के नीचे आ गए हैं। मैंने कहा कि हाँ, बाल काट दीजिए। मैंने हर बात को बहुत ही नॉर्मली लिया और कभी ये नहीं सोचा कि ऐसा कैसे, वैसा कैसे। जब 2-4 बाल रह गए सर में तो स्कार्फ लगाने लगी थी। इस तरह लगभग मेरी 9 कीमोथेरेपी हुई और मैं खुशी-खुशी जाती हाँ, यहाँ पे मैंने एक डिसीज़न और लिया कि कीमोथेरेपी के बाद मैं घर नहीं जाऊँगी। जनरली ज़्यादातर सभी लोग को कीमोथेरेपी के बाद इतनी तो शक्ति नहीं बचती है शरीर में कि बैठ के हम कुछ काम कर सकें। लेकिन मेरा ये इरादा पक्का था कि मैं घर नहीं जाऊँगी, कि अगर मुझे किसी तरह की दिक्कत हुई तो मम्मी घबरा जाएँगी या पूछेंगी क्या हो गया, क्या हो गया? इस तरह मैं डॉक्टर इफ़त जमाल उनके घर से स्कूल शबनम मुझे छोड़ देती थी, मैं स्कूल आती थी और स्कूल में आके एक मेडिकल रूम जैसा था, वहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती थी और सबसे पहले जो मैंने जिनका शची श्रीवास्तव का नाम लिया, आते ही वो मुझे सूप पिलाती थी प्रतिदिन बिना नागा। तो जैसे इलाज का ज़िम्मेदारी शबनम ने ले ली थी मेरी पूरी की पूरी, तो मेरी रिकवरी कैसी हो, वो शायद शची ने किया और प्रतिदिन आते ही पहले स्मिता जी आप सूप पीजिए और वो सूप पिलाती थी, मेरे लिए ड्राई फ्रूट देना, मेरे खाने का इंतज़ाम करना, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अकेली ये सब नहीं कर पाऊँगी, कमज़ोरी की वजह से भी और अपना ख़्याल रखने में दिक्कत हो सकती थी। तो इस तरह मेरी 9 कीमोथेरेपी पहले खत्म हुई और उसके बाद ऑपरेशन होना था मेरा और जबकि मैं बताना चाहूँगी कि इनके बाल इनकी इनकी पहचान थी कि वो लंबे-लंबे बाल और मेरा ख़्याल है कि कमर के नीचे तक इनके बाल होते थे और वो जब स्कूटर जब अपनी लेके जाती थी तो एक पहचान बनती थी कि अच्छा डॉक्टर स्मिता भटनागर जी हैं ये। तो लेकिन जो बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे कि बिना कैंची चलाए काम नहीं हो सकता था और फिर वो बाल इतने ज़्यादा हम लोगों को काटने पड़ गए थे। सही बात है। बहुत बहुत बुरी का और उस वक़्त भी आप एकदम न्यूट्रल थी। तो देखिए जो आजकल जो थोड़ी-सी बातों में डिप्रेशन में हो जाते हैं, कोई किसी से कुछ हुआ तो वो फांसी लगा ले रहे हैं, कुछ कर ले रहे हैं, हैंग कर ले रहे हैं अपने को। उनके लिए ये बातें इंस्पिरेशन है कि किस तरह से हवाए मुखालिफ में भी उम्मीद के चिराग जलाए रखना चाहिए, वो डॉक्टर स्मिता भटनागर ने। वरना ये होता है कि अरे मेरे बाल इतने से हो गए, इतने कट गए, सारे निकल गए, वो सारे सर के सारे निकल के वो एक जगह यहाँ पे आ गए थे। तो वो अब झड़ ही नहीं सकते थे, वो सुलझ ही नहीं सकते थे, तो इसलिए काटना पड़ा था। तो इस तरह की बातें उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ी-थोड़ी बातों में डिप्रेशन में हो जा रहे हैं। अपने को हैंग कर ले रहे हैं या बीमारी से आजिज होकर के खुदकुशी कर ले रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो जी। मेरी दीदी के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, उनकी चोटी भी इससे पहले कि एकाएक ये लगता कि बाल ऐसे हो गए, वैसे हो गए, उनके बाल भी इसीलिए बहुत लंबी चोटी थी उनकी भी, उनको भी काट दिए गए। तो वही मैं कह रही हूँ कि मेरी दीदी की कहानी भी शायद मेरे साथ-साथ चलेगी। फिर जब मेरा ऑपरेशन हुआ, तो उस समय भी ये हुआ
कि फॉर्म पे कौन करे, कौन करेगा साइन। फिर एक बार को भाई सबने हैंड्स अप कर दिया था, बाकी के 2 साइन होते हैं शायद उसमें। शबनम ने कहा कोई बात नहीं, दोनों जगह मैं साइन कर दूंगी। और क्योंकि तब तक ये तय नहीं था कि बहन बहनोई मेरे वहाँ कोई आ सकेगा कि नहीं, क्योंकि दीदी की स्टेज इतनी कि उनको छोड़ के आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मेरे बहनोई आए वहाँ से और ऑपरेशन के दौरान रहे यहाँ पे, और जाते समय बहुत ये सोच के गए कि भी इनका ख्याल कैसे कैसे रखा जाए। तो शबनम तुमको याद होगा ऑपरेशन के दिन मैं सुबह-सुबह कैसे तैयार होके बैठ गई थी। और आज तक शबनम कभी याद करती है तो हँसती है कि आप तो सुबह से एकदम तैयार आँखों में काजल लगा के कुर्सी में बैठ के भजन सुन रही थी मोबाइल पे। तो मैंने कहा तो फिर आज तो भई उसके बाद तो 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहना है बिस्तर पे, तो आज हम क्यों ना तैयार होके बैठ जाएँ। फिर वो व्हीलचेयर वाला व्हीलचेयर लेके आया कि इसमें चलेंगे, हमने कहा नहीं भाई अभी हम बीमार थोड़ी हैं जो इसमें चलेंगे, हम पैदल चलेंगे। तो वहाँ से काफ़ी जिस रूम में थे हम लोग, वहाँ से काफ़ी दूर था वो ऑन्कोलॉजी सर्जरी वाली जगह, तो लेकिन हम लोग पैदल चल के वहाँ पे आए थे। अभी बीएचयू तो देखिए सबका इलाज करता है, बहुत अच्छी तरीके से करता है, सस्ते में करता है। लेकिन ये तो कहेंगे कि भई मेंटेनेंस के नाम पे वहाँ बहुत कमी है थोड़ी-सी, और ये लगता नहीं है कि कैसे होगा। अब 3-3 मरीज़ों को एक जगह लिटा दिया, फिर मेरे ऑपरेशन का नंबर आया, फिर सबको एक साथ रख दिया। मैं बेहोश-सी दूसरों की बातें भी सुन रही हूँ, वहाँ कोई चाय वाला भी निकल रहा है। तो ये सब बातें मैं अचेतन थोड़ा-सा होके, बल्कि मेरे पास से कोई बुज़ुर्ग उनका ऑपरेशन हुआ, उनको ठंड लग रही थी। मैंने किसी आदमी को बुला के कहा कि भई मेरा ऑपरेशन हो चुका था। मैंने उसको बुला के कहा भई इन बुजुर्गवार को ठंड लग रही है, इनके लिए कंबल ला के दो, तो इतना मैं लेटे-लेटे खुद कर रही थी। तो ये कहते हैं ना कि भगवान जब देता है तो शक्ति भी देता है। शक्ति देता है, एनर्जी देता है, और भगवान की दया से मुझे कीमोथेरेपी में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। 2-3 बार वॉमिटिंग वगैरह हुई थी, उसके लिए भी बुलाना पड़ा था तुमको कि वॉमिटिंग बहुत हो रही है, तो तुम दवा लेके आया करती थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ या कोई काम घर का, आखिर लौट के काम तो मैं ही करती थी ना। और ये भी बताना चाहूँगी कि कई लोगों ने कहा कि भई इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, जहाँ अ, आप अगर एंटीबायोटिक खाइए किसी 2-4 दिन, उसका असर सभी को पता होगा कि 5 दिन एंटीबायोटिक खाइए, उसके बाद कभी पेट में गड़बड़ी, कभी खाने की इच्छा नहीं, कभी स्वाद नहीं। तो सोचिए कि कीमोथेरेपी जैसी जब तेज़ दवाएँ शरीर के अंदर जाती हैं, जिसमें कि बाल तक झड़ जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने होते होंगे और कब तक रहते होंगे? तो एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझसे कई लोगों ने मुझको सजेशन दिया कि अपना ख़्याल रखना, कभी-कभी लोग बहुत मोटे भी हो जाते हैं। तो मोटी तो मैं जितनी थी उससे ज़्यादा मोटी नहीं हुई मैं कभी भी। लेकिन मैंने फिर उसके लिए पतंजलि का एक की एक संस्था मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है, वहाँ मैं जाती थी। शबनम मुझे घर छोड़ के फिर ये वापस लौट जाती थी बीएचयू, और मैं पतंजलि वाले में गई और उनको सीधे-सीधे बताया कि मेरा ये सब इलाज चल रहा है कैंसर का, और मुझे सिर्फ़ इसलिए चाहिए कि मेरे अंदर ताकत बनी रह सके, मैं सब काम कर सकूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है, मेरे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो। तो उन लोगों ने वहाँ भी जो भी बैठे थे वैद्य वगैरह डॉक्टर, अ, बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने समझाया भी, इस बात को समझा भी। मैं हर जगह कह देती थी कि मुझे ये अकेले करना है, उस हिसाब की दवा दीजिएगा। वो एक पौधा उगाने को कुछ कहा था, मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। आप मुझे गोली दीजिए, पाउडर दीजिए। बल्कि एक स्वर्ण भस्म लेनी थी, उसको लेने के लिए फिर मैं महमूदगंज एक आयुर्वेद संस्थान वहाँ पे था, वहाँ पे गई। इस तरह मैंने अपने लिए जो भी हो सका किया, इसीलिए किया कि मैं अच्छी तरह रह सकूँ, क्योंकि मुझे आगे का समय साफ दिखाई पड़ रहा था कि मुझे अभी क्या-क्या करना है। तो मैंने अपने ऊपर कभी उस रोग को हावी नहीं होने दिया। और ये तो रही बात है कि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को हम जब कमज़ोर कर देंगे, तो फिर कोई बीमारी हमको और पकड़ लेगी, और मन को मजबूत रखेंगे अगर हम, तो हम उससे लड़ने की क्षमता एक अपने आप डेवलप होगी। बल्कि मैं तो सबसे ये भी कहूँगी कि अच्छे लोगों की बातें सुनना, अच्छी बातों को सुनना, सिर्फ़ अपना ही अच्छा सोचना नहीं, दूसरे अच्छे लोगों की भी बातें सुनना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और जब मुझे कभी भी थोड़ी नर्वसनेस, ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी बहादुर थी कि कभी नर्वसनेस होती ही नहीं होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी थी कि मेरे दिमाग पे प्रभाव डालती थी। तो मैंने अपने एक आयुर्वेद वाले डॉक्टर विकास श्रीवास्तव से उनसे ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि मैडम, एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसका नाम है शक्ति। वो किसी मिस्टर बर्न के द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने कहा आप इसको पढ़िए, आपको पढ़ के लगेगा कि आपके अंदर नई ऊर्जा आई है।
मैंने उस किताब को खरीद के पढ़ा और निस्संदेह ऐसी बातें मन में बहुत ऊर्जा भर देती हैं जब ये समझ में आता है कि आदमी को अपने लिए भी क्या-क्या करना है और कैसे अपने को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिना स्ट्रॉन्ग बने हम कुछ भी उससे हम किसी भी मदद से नहीं कर सकते हैं मुकाबला। इस तरह मेरी ऑपरेशन की ये ऑपरेशन हो गया मेरा और एक बार फिर कहूँगी कि शबनम ने हर वो काम किया जो एक बेटी को करना चाहिए। यहाँ तक कि ऑपरेशन के बाद जो एक नर्स को करना चाहिए, वो सारे काम भी शबनम ने मेरे लिए किए और मैं तुम्हें हमेशा इस बात के लिए दुआ देती हूँ, ऐसी नेक इंसान बनी रहो, कभी घमंड ना आने पाए और दूसरों की सहायता करती रहो। और फिर ऑपरेशन के बाद रेडिएशन का समय आया। अब रेडिएशन के समय में तो ये मुश्किल हुई कि डॉक्टर शुक्ला वहाँ पे एक रेडिएशन वाले में डॉक्टर अस्थाना थे शायद, तो हम लोगों की बीएचओ में एक डायरी होती है जिसमें लिख दिया जाता है कि आप उनके पास जाके रेडिएशन का कुछ वो बनाया जाता है चित्र जैसा कि इनको किस एरिया में रेडिएशन देना है। तो उन्होंने डायरी में डॉक्टर शुक्ला ने लिख दिया, हम लोग गए डॉक्टर अस्थाना के पास। शबनम कहीं गड़बड़ हो तो बता देना, तुमने तो सब देखा था। तो डॉक्टर अस्थाना के पास गए, अब उन दोनों में पता नहीं क्या 36 का आंकड़ा था कि वो बोले कि नहीं अभी तो आपके गांठें बाकी हैं, अभी हम कैसे रेडिएशन दे सकते हैं? तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हम लोग डॉक्टर शुक्ला के पास लौट के आए, बोले कि अरे कहाँ गांठें बाकी हैं, हम भी तो देख के भेज रहे हैं, ये तो ऑपरेशन में जो भी कुछ गांठ-नुमा शेष रहता होगा, मतलब सिलाई-विलाई का जो भी हाँ, मतलब सर्जरी। ये कुल मिलाकर ये कहना था कि थोड़ा-सा दिक्कतें होती हैं, इलाज इतना आसान नहीं हुँ, होता है कैंसर का, उसमें दिक्कतें होती हैं क्योंकि भाई किसी कोई अभी-अभी फ़ॉरेन स्टिचिंग हुई है तो हार्डनेस होगा, तो दूसरा डॉक्टर प्रिकॉशन लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्डनेस से हुँ, हाँ, वो कैंसर वाला हुई हो, तो इस वजह से इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपने जितनी हिम्मत के साथ दिखाया, हिम्मत के साथ एकदम आराम से, मतलब मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कैंसर, ये हमारे साथ यहाँ पे ये कैंसर पेशेंट है और वहां पे कैंसर डिपार्टमेंट में आप देखिए तो चूंकि लोगों के साथ पूरा पूरा घर लगा होता है, पूरे पूरे लोग, अगर 4 मेंबर है, 4 मेंबर का की सिंपैथी उस कैंसर पेशेंट के पूरा साथ टीम होती है, आता है, लेकिन पूरा इनके परिवार साथ आता कुछ है। नहीं ऐसा था। तो इसलिए इनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, लगता था कि अच्छा कोई मर्ज है, बस हमको इलाज करना है, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन सोचिए ज्यादा सिंपैथी, और हमने एक बार शारदा दुबे जी के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि हमेशा पीठ पे हाथ रखिए, सर पे नहीं। सर पे हाथ रखने से इंसान कमजोर होता है और यही वजह है कि उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, सिर्फ पीठ पे हाथ रखने, नहीं नहीं आप कर लीजिएगा, नहीं नहीं आप ऐसा हो जाएगा, आप बहुत बहादुर हैं। सबने पीठ पे हाथ रखा, शाबाशी दी, सर पे हाथ नहीं रखा। यही वजह है कि डॉक्टर स्मिता भटनागर जी उस वक्त बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। और लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी तो उस वक्त है कि जब एक बहन ये देख रही है, जूझ रही है कैंसर से, और वो वाली बहन तब तक बड़ी वाली बहन आ चुकी होती है घर में, कुछ दिनों के बाद मतलब डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ अभी तो ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया है, अब वो जा सकती है। तो कई, मुझे लगता है कि 5, 6 या 8 महीने के बाद वो हैदराबाद से बनारस आती हैं, कुछ वो ठीक रहती हैं, कुछ दिनों तक, महीने भर या 1.5 महीने कुछ ठीक रहती वो हैं, किस दिन उसके रहती बाद थी? वो पूरी, हाँ जी, पूरी तरह से वो बेड रिडन होती हैं। तो अब सोचिए कि उनका जब वो बेड रिडन होती हैं और इनका कैंसर का इलाज चल रहा है, इनके बाकायदा ऑपरेशन हुए और सारी चीजें, केमोथेरेपी आसान चीज नहीं होती है। उस वक्त उनको ऑक्सीजन लगा होता है, घर में ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना, सिलेंडर खत्म होता था, दिन में 2-2 बार ऑक्सीजन लगते थे, सिलेंडर लगते थे, और पूरी तरह डिपेंडेंट थी ऑक्सीजन पे, और बहुत बुरी कंडीशन थी। उस वक्त ये दौड़ दौड़ के उनके लिए सूप बनाना, उनके लिए कुछ चीजों का इंतजाम करना, और नौकरी भी देखना, भाग के सीएचएस में भी आना, फिर उसके बाद फिर जाना, माँ को भी देखना, क्योंकि माँ भी बुजुर्ग थी। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने ये देखा कि कोई अगर कैंसर पेशेंट होता है तो वो सिर्फ बिस्तर पे होता है, वो पानी मांगता है, एक से तो दो लेकर दौड़ते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। ये खुद दूसरे कैंसर पेशेंट का की तीमारदारी कर रही थी, अपने को ये बिल्कुल भूल चुकी थी कि इनको ये मर्ज भी है, सिर्फ दवा खाना इनका सिर्फ काम था कि हाँ हम दवा खा ले रहे हैं, हमको इस टाइम तक खाना है। पूरी तरह से बहन को देखने में ये लगी हुई थी। और सबसे दर्दनाक बात तो उस वक्त आती है कि बहन जब चल गुजरती हैं, जब चल बसती हैं इस दुनिया से, तो उस वक्त इनकी क्या कंडीशन होती होगी कि एक बहन अभी उसी कैंसर में दुनिया से जाग चली गई,
और हम अभी हैं, हमारा क्या होगा? मेरी माँ बुजुर्ग हैं, इनका क्या होगा? तो और सबसे ज्यादा दर्दनाक कंडीशन तो वो थी कि जब अपनी बहन को मुखाग्नि इन्होंने दिया और कहा कि मैं, जबकि इनके बहनों उस वक्त थे साथ में, इनके भाई कोई नहीं है, ये लोग 3 बहनें हैं सिर्फ, इनके भाई उस वक्त इनके बहनों ही थे, मुखाग्नि दे सकते थे। इन्होंने कहा कि हम दोनों बहनें हमेशा साथ रहे हैं और आज दीदी को हम सिर्फ घर से विदा नहीं करेंगे, हम घाट तक भी जाएंगे, क्योंकि दीदी तो शरीर का वहां वहां शरीर का साथ छूटेगा। हरिश्चंद्र घाट पे हम दोनों का शरीर से साथ छूटेगा, अभी वो शरीर में यहाँ पे है हमारे साथ, इसलिए हम घाट पे हमारा साथ छूटेगा, हम घाट तक जाएंगे। और फिर अपने दीदी को इन्होंने मुखाग्नि ये कहते हुए दिया कि दीदी हमसे जो गलती होगी उसको माफ करना। और क्या कंडीशन होगी उस वक्त कि अपने हाथ से एक बहन जो कैंसर में वो जा रही है और उसको वो मुखाग्नि दे रही हैं, ये आसान बात नहीं है। घर से विदाई करना बहुत तकलीफ दे की बात होती है, लेकिन ये घाट तक पहुंचती हैं और अकेले पहुंचती हैं। सारे उनके ऑफिस, क्योंकि वो भी नौकरी में थी, उनके ऑफिस के सारे लोग थे और इनके घर का सिर्फ एक मेंबर था, वो भी इनके बहनों ही थे, जो इसरो में साइंटिस्ट है, वो भी अकेले ही थे और सारे लोग जेंट्स उनके ऑफिस के थे। लेकिन ये साथ ये जाती हैं गाड़ी पे बैठ बैठ करके, नहीं मुझे मुखाग्नि अपनी बहन को आखिरी आखिरी हमें विदाई देनी है, वो घाट से मैं दूंगी। तो ये आसान बात नहीं है कि हम जो है मुखाग्नि देना, वो मर्द का ही जिगरा होता है। इसीलिए इस तरह की चीजों को औरत को या लेडीज के लिए मना होता है, क्योंकि वो सह नहीं कर सकती हैं, वो कमजोर होती हैं दिल से। लेकिन आपने बहुत हिम्मत दिखाया, आपने बहुत हिम्मत दिखाया, हम आपकी हिम्मत के जज्बे को सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से आपने आपने क्यों ये डिसीजन लिया? मैं तो ये इस तरह से मैं खुद सोच रही हूँ, लेकिन आप घाट पे गई और 10 साढ़े 10 11 साढ़े 11 बजे रात तक आप वहां घाट पे, और ठंड, दिसंबर का टाइम था, दिसंबर या जनवरी का टाइम था, और अकेले मुखाग्नि देने के बाद वहां पे थोड़ी दूर पे घाट के पास पत्थर पे चुपचाप ऐसे बैठी हुई और शून्य में थी उस वक्त आप, क्या आप सोच रही थी? आपकी क्या फीलिंग थी वो? और किस तरह से फिर आप मजबूत होकर चली हैं कि मुझे माँ को देखना है? आप उस एहसास को बताइए, और ताकि उससे हम लोग को ये इंस्पिरेशन मिले कि हवाए मुखालिफ में उम्मीद की लौ, हिम्मत की लौ किस तरह जलाए रखना चाहिए, ये डॉक्टर स्मिता भटनागर ने करके दिखाया है। आप उस चीज को बताइए, किस क्यों क्यों आपने डिसीजन लिया? बहनों ही आपके आपके साथ थे, फिर भी आपने कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, और आप तन्हा गई वहां पे। देखो, एक बात तो कि एहसासों को ना शब्द नहीं दिए जा सकते हैं, शब्द नहीं दिए जा सकते हैं। जो मेरी फीलिंग है शायद मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुमने बताया कि जब दीदी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो डॉक्टर शुक्ला को उनको एक बार दिखाया कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने बता दिया कि बस 4-5 दिन का समय है इनके पास। अब वो मृत्यु से पहले उनको जाते हुए देखना प्रतिक्षण, उस एहसास को करना कि ये कल भी जा सकती हैं, परसों भी जा सकती हैं, मैं बता नहीं पाऊँगी। अगर ज़्यादा पूछोगी तो फिर मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। बस यही कि और उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। हालाँकि वो मतलब कुछ भी, एक बार प्रिंसिपल देखने आई उसी दौरान, और उसने आँखें बंद कर कर के कहा कि रूबी इनको चाय बना दो। मतलब दिमाग से वो एकदम, ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो एकदम बेसुध सी पड़ी रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी एकदम। लेकिन आखिरी रात को इन्होंने मुझसे कहा, रूबी मैं जा रही हूँ, रूबी मैं जा रही हूँ। ये 3 शब्द इन्होंने 3 बार बोले। मेरे कान में आज भी वो उनके आखिरी शब्द हैं कि जो 4-5 दिन से बोल नहीं रही थी। उन्होंने आखिरी रात को मुझसे कहा कि रूबी मैं जा रही हूँ। और बस सुबह होते-होते बाई चांस मैं उनके पास से क्षण भर को हटी थी, और एक मेरे बहुत ही भाई जैसा अरुण मिश्रा नाम के हैं, वो दीदी के पास बैठे हुए थे, बहुत सेवा की उन्होंने भी। बस दीदी ने मेरे उठते ही वहाँ से अपनी आखिरी साँस ली, उठते ही मेरे आखिरी साँस ली। कभी-कभी ऐसा मैंने सुना है दूसरों से कि आदमी जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके सामने अपनी आखिरी साँस नहीं लेता है। ऐसे ही मैंने पापा के समय भी देखा था, ऐसे ही दीदी के समय भी देखा था। फिर जो तुम कह रही हो कि कैसा एहसास हुआ, कैसा एहसास हो सकता है? तुमने मुझे ज़्यादा रोते कभी देखा ही नहीं होगा। मैं रोई भी तो कभी समय बीत जाने पे रोई, याद करके रोई,
लेकिन उस समय जैसे भगवान ने कौन-सी शक्ति मुझे दी थी मैं खुद नहीं जानती और ये सिर्फ़ भगवान ही दे सकता है। अपने मजबूत करने के लिए खुद को भी हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना मजबूत बनाओ कि कोई पत्थर भी आके सीने पे लगे ना तो चूर-चूर हो जाए। और मुझसे मेरे बहनोई ने कहा भी कि आप मत जाइए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊँगी ही। इतने दिनों तक मैंने दीदी हम लोगों ने आगे के लिए भी क्या-क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, कैसे साथ रहेंगे। तो महिलाओं के लिए ये नियम बनाए गए हैं कि नहीं, बनाने वाले इंसान ही हैं। लेकिन और किसके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जिन 2-3 बातों पे निश्चय लिया था, उसमें उस दिन मैंने ये निश्चय भी लिया कि नहीं, मुझे उनको छोड़ने जाना ही है। और मुझे नहीं पता था कि आखिरी समय में मैं उनको मुखाग्नि दूँगी और मुँह से बरबस ही निकल गया कि बड़ी मुझे उनको बड़ी कहती थी क्योंकि मेरी छोटी बहन दीदी को बड़ी और मुझे छोटी कहती थी, तो मैं भी उसको बड़ी ही कहने लगी थी। जो भी गलती हुई हो मुझसे माफ़ करना। अचानक ही कहाँ से ये मेरे मुँह से निकला और सब कुछ खत्म हो गया देखते-देखते। बाद में ये लगने लगा कि मैं उनके लिए और क्या कर सकती थी जो मैंने नहीं किया। ये एहसास अगर मृत्यु के बाद हो तो बहुत कचोटता रहता है और जब उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हाँ, अंतिम संस्कार के समय भी जैसे तुमने मुझसे कहा कि जज़्बे वाली बात है, शबनम भी मेरे साथ सारा समय घाट पे रही और जो अंतिम संस्कार पूरे अंतिम संस्कार में वो मेरे पीछे-पीछे चली, परिक्रमा तक में मेरे साथ-साथ चली। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सिर्फ़ एक इंसानियत कि हाँ, इनको सहारा देना है। और बाकी तो सब लोग जो साथ में थे ही थे, लेकिन सब लोग होते हुए भी वहाँ पे मेरे लिए जैसे नहीं की तरह थे। जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे समय पे एकदम तटस्थ हो जाती हूँ, न्यूट्रल मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बस ये लगता है कि हाँ, सब वहाँ शमशान घाट पे बैठना, चारों ओर देखो तो वो जीवन और मृत्यु समझ में आती है। और रात के अंधेरे में चारों ओर कहीं-कहीं चिता जल रही है, कहीं कुछ हो रहा है। उसी में एक मेरी दीदी भी हैं जो धीरे-धीरे क्रमशः विलीन होती चली जा रही हैं। क्या उस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। और उसके बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो अस्थि विसर्जन का समय आया। वो सब करके घर वापस आ गए और फिर लगा कि अब जैसे कुछ काम ही नहीं बचा। जैसे किसी के न रहने पे होता है, उसको मैं क्या बताऊँ? उसको बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बस एक बहुत बड़ा पापा जब चले गए थे तो मेरे लिए मेरी दीदी मेरे पापा की तरह ही थी। हर चीज़ में उसको हर चीज़ में वो ऑल राउंडर थी और मतलब मुझे लगता है तब मुझे लगा ज़िम्मेदारी का एहसास मुझको इतना ज़्यादा हुआ उस समय कि मैं कैसे देखूँ, क्या देखूँ और मेरे अंदर वीकनेस ना रही हो ऐसा तो नहीं है। कुछ दिनों पहले उसी के मुझे याद है कि एक मंदिर जाते हुए मेरा पैर मुड़ गया था, दीदी जाती थी शनिवार का दिया जलाने। उनकी जगह मैं गई, मेरा पैर मुड़ गया, तो उसमें हेयर लाइन हो गया था और घाट की इतनी ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ थी कि वो ऊपर-नीचे करते-करते वो पूरा मेरा फ्रैक्चर ही हो गया था। मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था कि क्या, अपने लिए मुझे कभी उस दौरान या बहुत समय तक मुझे कोई ये लगा ही नहीं कि मुझे अपने को भी देखना है। लेकिन फिर भी मैंने स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए अपने लिए वो सब कुछ किया, जो मैं कर सकती थी। और बस बार-बार मैं एक ही बात कहूँगी कि अपने को मजबूत बनाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आपके साथ हज़ारों लोग हो सकते हैं, आपके साथ चलने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने को खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँगे, तो हम हिम्मत हार जाएँगे और उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा और शरीर कमज़ोर है तो और भी ज़्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से दीदी की ये यात्रा संपन्न हो गई और हमको आगे की ओर देखना था, हम आगे की ओर देखने लगे। एक बात जो मुझे ध्यान में आ रही है, अभी भी कैंसर पेशेंट को बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अ, शायद इन्फेक्शन हो जाए इनके पास जाने में या जिनको होता है कैंसर वो बड़ी मुश्किल से अपने मुँह से बताते हैं। मैंने एक को नहीं कइयों को देखा कि मुझे कैंसर है ये बताने में किसी को बहुत ही डर लगता है कि क्या मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है? आखिर और भी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ पहले हो चुकी हैं। कैंसर तो शायद मुझे लगता है डॉक्टरों के लिए भी एकदम अभी समझ से बाहर है कि इसको कब शुरू करना चाहिए, आदमी बचेगा कि नहीं ज़िंदा। कुछ मरीज़ों को हमने ऐसे सुना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो दूसरी जगह जाके ठीक भी हो गए। वो दूसरी जगह जाके ठीक हो गए। तो कौन-सी चीज़ ऐसी है जो कि शरीर के अंदर बनती है, बिगड़ती है? हमें लगता है ये अभी
भी डॉक्टर्स को, विज्ञान को समझ में नहीं आया है। लेकिन मुझे उन लोगों से ज़रूर शिकायत है जो कि मन को और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। हाय! क्या हो जाएगा? अरे! ऐसा हो जाएगा, अरे! वैसा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि परेशान मत हो, परेशानी सब पे आती है। तो मैं सोचती थी परेशानी सब पे आती है, कौन ऐसा आदमी जिसपे परेशानी नहीं आती है? लेकिन परेशानी किस परिस्थिति में आ रही है, ये दूसरे को भी समझना चाहिए। परिस्थितियाँ सबकी एक सी नहीं होती हैं, जैसे कि तुमने बताया, मुझे हाथ रखने वाला कोई नहीं था और ये तो सही कह रही हो कि पीठ पे हाथ होना चाहिए, सर पे नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा, अगर माँ के सर में गोद भी रख के लेट जाऊँ ना, तो जो एक तसल्ली का एहसास होता है, वो सर ही पे हाथ फेरती हैं। आज भी मैं उनके पास अगर लेट जाती हूँ, वो मेरे सर पे हाथ फेर दें, तो लगता है कि जैसे मैं उनकी छाया में हूँ और अभी भी बच्ची हूँ, ऐसा लगता है। सर पे हाथ रखना भी ज़रूरी होता है। तो लेकिन लेकिन जब इंसान बीमारी में जूझ रहा है, तो मैंने ये देखा कि जो लोग जो है ज़्यादा सिम्पैथी दिखाते हैं लोगों का, अरे इनको ये हो गया, ये हो, तो वो कमज़ोर होते हैं, उनको लगता है नहीं हम कोई ऐसी बीमारी हम बच पाएँगे नहीं, उनके में वो फीलिंग डेवलप होती है और आपको इस तरह से कोई कुछ करने वहाँ वो दूसरी चीज़ है, वहाँ वो माँ की ममता में सोने की बात है कि माँ की ममता की छाँव को हम महसूस करते हैं और हमको लगता है दुनिया की सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन हम आम एक बात कर रहे हैं जिसका वो जो उस सेंस को हाँ। समझिएगा। और लेकिन आपके साथ ये था कि आप सिर्फ अकेले चली और अकेले चलने पर आपने वाकई में बहुत बहुत हिम्मत दिखाई। और मैं अपने श्रोताओं को ये बात बताना भी चाहूंगी कि डॉक्टर स्मिता भटनागर जी सिर्फ एलोपैथ दवा के ही भरोसे नहीं थी, क्योंकि एलोपैथ दवाएं तो ठीक भी कर देती हैं लेकिन इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है। इन्होंने अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखा, स्ट्रॉन्ग कर रखा था। वो पूर्ण जितना एलोपैथ दवा करती थी उससे कहीं ज्यादा इम्यूनिटी के लिए वो पैसे खर्च करती थी आयुर्वेद पे, कि आयुर्वेद की कोई ऐसी सी चीजें लाती, ये नहीं कि उससे वो कैंसर खत्म हो रहा था, उससे कैंसर नहीं, उससे अपनी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रही थी जो मर्ज से बीमारी से लड़ सके। इसलिए ये बहुत पैसे इन्होंने सिर्फ उसके लिए खर्च किया और भाग भाग के अकेले जाती थी और जाके आयुर्वेद की दवाएं ले लेके आती थी। कभी भस्म है तो कभी कुछ है, इस तरह के जो जैसा जो चीज बोलता था कि नहीं ये खाना है इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसको ये करती थी। और अकेले तनहा करना, किचन देखना, नौकरी देखना, माँ को देखना, बहन की बीमारी देखना, और फाइनली वो चली जाती हैं, तो उस दुख उस दर्द को भी सहना, और अपनी बीमारी का दर्द जो था तो वो तो था ही। हाँ, एक मैं ये बात बीच में याद आया कि पैसे खर्च करने वाली बात पे, जो बीच में याद आता जा रहा है बताती जा रही हूँ। ये कैंसर तो बड़ा खर्चीला इलाज है ना, भले ही बीएचयू ने बहुत वहाँ पे हम बीएचयू के ही थे तो रिम्बर्समेंट हो जाता था या, लेकिन अलग से मैंने बहुत पैसा खर्च किया। मुझे पैसों की ज़रूरत थी और पीएफ से पैसे निकालने थे। कम से कम 5-6 लाख का मैंने अप्लाई किया पीएफ से पैसा निकालने के लिए। और उसके कारण जो होता है, कारण में मैंने लिख दिया मेरी और मेरी बहन के कैंसर के इलाज के लिए, ये कारण मैंने लिखा था। 3-4 दिन बाद उसमें ऑब्जेक्शन लग के वापस आ गया कि ये पैसा नहीं मिल सकता है। मैंने ऑफिस वालों से पूछा स्कूल में कि ये पैसा क्यों नहीं मिल सकता है? बोले अरे मैडम, कैंसर के लिए थोड़ी ना पैसा मिलेगा। आप शादी करिए, शादी करवाइए, जनेऊ करवाइए, बर्थडे पार्टी कीजिए, मकान खड़ा कीजिए। मैंने कहा अजीब हालत है, मेरा पैसा कट रहा है पीएफ में और उसमें इतनी इमरजेंसी के लिए, मतलब कहते हैं ना कि दर्द देने वाले अपने ही होते हैं। तो वो बीएचयू अपना था ना, सबसे ज़्यादा पैसे के लिए उसी ने मुझे दर्द दिया। फिर वो कहाँ फॉर्म पे जो है शची के हस्बैंड ने पूरा कितना ईंटा, कितना छड़, कितना बालू, पूरा 5 लाख का स्टेटमेंट बना के दिया। मेरे पास कहाँ इतनी समझ और दिमाग था कि मैं बैठ के कागज़ में घर बनवाऊँ, लेकिन मुझे तो पैसे की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बनाया, फिर मैंने उसको बीएचयू भेजा, तो उस घर बनवाने पे, घर की रिपेयरिंग के नाम पे मुझे पैसे आए। तो अजीब हालत है बीएचयू की, जो मालवीय जी करके चले गए सो चले गए। बाद में लोगों को ये नहीं पता कि इसमें कुछ संशोधन भी होने चाहिए। और नहीं, ये तो ये यूजीसी का नियम होगा, ये गवर्नमेंट का नियम होगा, ये बीएचयू का नियम नहीं है कि पीपीएफ से आपसे क्या निकालिए, क्या किस तरह से निकालिए। ये बीएचयू का अपना नहीं होगा नियम। लेकिन हाँ, बीएचयू ने इतने पूरे पूरे पूर्वांचल को बीएचयू संभाले हुए है और कम पैसे में इस तरह के इलाज हो जा रहे हैं, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए। इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए कि अगर पीएफ में हमारे ही पैसा कट रहा है और अगर हमें किसी की आवश्यकता है इमरजेंसी के लिए और आप कारण देख रहे हैं,
कारण आप देख रहे हैं कि हमें किस कारण के लिए चाहिए, तो बीएचओ का सपोर्ट मैं भी करती हूँ कि वो कम पैसे में इलाज कर रहा है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, उसके नियम में संशोधन होना चाहिए। और इस बात का मैंने तो वो उसी समय कागज फाड़ के फेंक दिया, नहीं तो मैं आगे इसके लिए कुछ ये करती कि इस नियम में बदलाव किया जाए। तो खर्चीला इलाज में दूसरों का सपोर्ट, वहीं तुम देखो, फिर मुझे एक एफडी तुड़वाना पड़ा, मम्मी का एक एफडी था, बैंक में मैं गई, मैनेजर साहब के पास गई, उन्होंने पूछा मैडम अभी इसमें इंटरेस्ट में थोड़ा लॉस हो रहा है, अभी आप तोड़ना चाहेंगी क्या? मैंने कहा मुझे पैसे की फौरन ज़रूरत है। उन्होंने अपने सामने बिठा के अभी फौरन अपने आदमी को बुला के चेक बनवा के 5 मिनट के अंदर-अंदर मुझे सुपुर्द कर दी। तो किसी की आप मजबूरी समझिए, किसी की ज़रूरत समझिए, तब आप उस पे काम कीजिए। और इमरजेंसी है, तो आप इमरजेंसी को इमरजेंसी के तौर पे लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बीएचयू कम पैसे में इलाज कर दे रहा है, लेकिन कुछ नियमों में संशोधन तो होना चाहिए। और ये बड़े लोगों को इस पे नियम बार-बार हर चीज़ का एक ये होता है कि हाँ, इस पे पुनर्विचार किया जाए, ये चीज़ होती है। तो ख़ैर जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो मुझे याद आया मैंने बताया, मैं परेशान हुई इस बारे में। वहीं मैं एक नाम और लेना चाहूँगी, रिम्बर्समेंट के समय एक बीएचओ ऑफ़िस में मुर्तज़ा आलम जी हैं। वो इतने नेक इंसान, किसी को भी पैसे किस तरह से रिम्बर्समेंट के लिए कौन-सा रास्ता दिखाना है, क्योंकि पैसा तो सभी का मेडिकल का कट रहा है ना। उन्होंने वो हमारी ही नहीं, वो सबकी बड़ी हेल्प करते हैं और उन्होंने मुझे भी बड़ी हेल्प की कि कैसे मतलब फॉर्म भरने से समय दिमाग इतना काम नहीं करता था कि कहाँ पे क्या भरना है, 1000 चीज़ उसमें भरनी होती थी। उन्होंने खुद अपने हाथ से बैठ के भरा कि मैडम आप परेशान मत होइए, इसको ऐसे भर दीजिए, उसको बाकी मैं पूरा कर दूँगी। तो एक ये इंसानियत, एक-दूसरे की मजबूरी समझना, इमरजेंसी समझना, ये हर एक के अंदर नहीं होती है। जो जिन लोगों ने थोड़ा भी मुझे हेल्प किया इस काम में, मैं आज तक उनको याद करती हूँ और तुम्हारी संस्था के माध्यम से मैंने पर्सनली भी धन्यवाद दिया है, लेकिन उन सबको बहुत ही दिल से आभार और धन्यवाद दूँगी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सामने मेरे या पीछे कभी भी, कहीं भी मेरी ज़रा-सी भी सहायता की हो, मेरा मनोबल बढ़ाया हो। तो ये चीज़ है। अब जैसे बहुत लोग, ये तो सही है कि सकारात्मक सोचना, पॉज़िटिव सोचने को बहुत ज़रूरी है ना? लेकिन मैं जो ये सोचती हूँ कि जहाँ इतनी लंबी बीमारी चलती है कैंसर की, ये भी नहीं पता रहता है कि कैंसर पूरी तरह ठीक भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या आगे मेरी ज़िंदगी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। वो मरीज़ ये कैसे सोच सकता है कि मैं हमेशा पॉज़िटिव सोचूँ? ये सोच सकता है हमेशा कि कभी न कभी उसके दिल में नकारात्मक भाव आ ही जाते हैं। इस समय किसकी ज़िम्मेदारी है? साथ वालों की ज़िम्मेदारी है कि आप ऐसे पेशेंट के मनोबल को बढ़ाते रहें। हम जिस चीज़ से निकल के आ गए हैं, तो हम उस अनुभव को बता सकते हैं कि अगर आप ऐसे मरीज़ के कॉन्टैक्ट में हैं, तो आप कभी उसे नर्वस करने की कोशिश मत करिए और सिर्फ़ उपदेश भी मत दीजिए, भाषण भी मत दीजिए। आप उसके साथ सिर्फ़ अच्छी बात करिए, उसके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिसको अभी ये नहीं पता है। और कौन-सा डॉक्टर ये कहता है कि कैंसर दोबारा नहीं होगा? किसी ने गारंटी दी है क्या? ये सब कैंसर पेशेंट के दिमाग में हमेशा चलता है। कभी नहीं कोई डॉक्टर कहता है कि दोबारा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। होगा तो? ये तो कैंसर के तो शुरू के स्टेज का ही नहीं पता चलता है, बाद का क्या पता चलेगा? ना ये पता चलता है कि हम आगे किस तरह से रहेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ़ शरीर में ही नहीं होते हैं, मतलब इसका प्रभाव मानसिक और मन पे भी पड़ता है। आखिर अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो सिर्फ़ हमारा शरीर कमज़ोर हो गया इतने से नहीं होता है। इसका मनोभाव पे बहुत असर पड़ता है। जो चीज़ मैंने अनुभव की है, मैं वो बता रही हूँ। तो भावनाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब अगर मैंने शुरू में ही मेरी आँखों में आँसू आ गए, मैं तब तो नहीं रोई थी, जब मुझे कैंसर था, मेरे दीदी को जाते हुआ। लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि शायद मैं तब बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अब उससे कम स्ट्रॉन्ग हूँ और फिर से कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मुझे अपने को ठीक रखना है, घर को ठीक रखना है, माँ को देखना है, सब कुछ देखना है और अच्छी तरह रहेंगे, अपने मन को मज़बूत बना के रखेंगे, अच्छा सोचेंगे। ऐसा नहीं कि कभी मेरा दिमाग भटकता नहीं है, आखिर हम कोई साधु संत तो है नहीं ना, कि जो कभी दिमाग भटके ही नहीं। हमारा भी दिमाग भटकता है, हम भी कभी-कभी कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं और उस विचार से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में जो तुमने कहा ना कि संगीत, संगीत सच में माइंड को बड़ा रिलीफ़ देता है।
और मैं संगीत के तबला क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। जितनी देर मैं रियाज़ करती हूँ, उतनी देर दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है। तो ये एक जैसे हीलिंग का काम करता है। जैसे भगवान के सामने अगर हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएँ, मंदिर चले जाएँ या हम अपने किसी संगीत के किसी भी कला के क्षेत्र में अगर हम रम जाएँ, तो वो एक हीलिंग का काम होता है क्योंकि उतनी देर के लिए जो बुरी चीज़ें हैं वो दिमाग में नहीं आती हैं। इसीलिए लोग घूमने को कहते हैं, प्राणायाम या योगा वगैरह करने को कहते हैं जिससे कि शरीर में अच्छे से अच्छी एनर्जी हो। तो सही बात है कि संगीत ऐसी चीज़ है या जो जिसने जिसमें शौक अपना पाला है और अगर इस टाइम अपने इस विपरीत परिस्थितियों में उसको वो उसमें लग जाता है, तो यकीनन उसको राहत मोह होती है, उसके तरफ, उस बीमारी की तरफ या उस दुःख की तरफ, उस तकलीफ की तरफ उसका ज़हन नहीं जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने सुना डॉक्टर स्मिता भटनागर जी की ज़िंदगी के इस मुश्किल वक़्त को इस मुश्किल वक़्त को आप लोगों ने सुना और देखा कि किस तरह से ये जूझते हुए आगे बढ़ीं और सिर्फ़ अकेले ही नहीं, अकेले के लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए भी जूझती रहीं, लड़ती रहीं, दुआएँ करती रहीं, मेहनत करती रहीं। और अपने को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा और अपनी इम्यूनिटी के लिए अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इन्होंने मेहनत किया, वो मैंने खुद भी इनका देखा है। तो इस तरह से हमारा मकसद हमारे चैंपियन को लाना सिर्फ यही होता है कि हम सब एक छोटी-सी प्रॉब्लम में, एक परेशानी में घबराएँ नहीं। हमारी जो दुःख है, हमारी जो तकलीफ है, हम उसका डट कर मुकाबला करें। हम फ़ौरन डिप्रेशन का शिकार ना बनें, क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है और हमारा विल पावर ऐसा होता है, हमारे में जो हिम्मत अपनी होती है, जो हमारे जो हौसले होते हैं, जो हमारे जज़्बे होते हैं, वो अगर कम पड़ जाएँ, तो यकीनन बाहरी चीज़ें हम पर पूरी तरह से हावी हो जाएँगी, चाहे वो मर्ज़ हो या सामने वाला कोई और हो। तो इस तरह से हमें हावी नहीं होने देना है किसी भी चीज़ को। तो अपने विल पावर को तो ज़रूर और यकीनन स्ट्रॉन्ग रखने से ही हम किसी भी चीज़ का, चाहे हमारी सोच है, हम कुछ परेशान होते हैं, उस वक़्त हमारे में अपना अपना अगर विल पावर हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो यकीनन हम उस नेगेटिविटी पर हम काबू पा जाएँगे। और अगर हम पर नेगेटिव चीज़ें ही हावी हो गई या हमारी परेशानी हावी हो गई, हमारी दुःख हावी हो गए, हमारे तकलीफ हावी हो गए, तो यकीनन फिर हमारी ज़िंदगी, ज़िंदगी नहीं रह पाती है। और हम जिस ज़िंदगी की तमन्ना लेकर दुनिया में आए हुए होते हैं, उस ज़िंदगी से बेबहरा हो जाते हैं। जी। अब ये अपना जो कुछ कहना था मैंने कह ही दिया, लेकिन और मैंने कई लोगों को धन्यवाद भी दिया, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगी और बहुत से नाम हो सकता है ना भी ले पाऊँ। उस समय कुछ बच्चे जो कि मुझे बाद में भी कहते रहे, मैडम मैं आपके लिए हम लोग आपके लिए बहुत प्रेयर करते हैं। वो बच्चे अब मैं कितने बड़े हो गए होंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कितनों की दुआएँ ज़िंदगी में काम करती हैं, कितनों की बेस्ट विशेज़ काम करती हैं। मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, पढ़ाते समय सिखाती थी कि देखो किसी के आशीर्वाद को, किसी की दुआओं को कभी कम मत आँको। ये एक एफडी की तरह होती हैं जो कि संचित होती हैं और मौके पे काम देती हैं। तो जो मैं ठीक हुई ये सबसे ऊपर भगवान की कृपा और मुझे स्ट्रॉन्ग कह लो। मैं तो कह सकती हूँ कि मैं अपना साहस खुद बनी। मैं अपनी प्रेरणा खुद बनी, ये मैं कह सकती हूँ। हालाँकि बहुत से लोगों ने मुझे अच्छी-अच्छी बातें कही, लेकिन अगर मैं खुद स्ट्रॉन्ग ना बनती, तो शायद मैं जीत ना पाती। आज जिसको सामने बैठा हुआ तुम देख रही हो। तो डॉक्टर रिफत जमाल का मैंने कहा उनके घर जाके मैं रेस्ट करती थी। डॉक्टर रंजना मित्रा जो कि अब नहीं है, उन्होंने भी समय-समय पर मेरी बहुत ही हेल्प की। अ, डॉक्टर शाही क्या नाम है उनका पूरा डॉक्टर एनके शाही जो वाइस स्कूल के प्रिंसिपल, उनको मैं बहुत कहती हूँ। मेरी अभिनव मित्र सची श्रीवास्तव, जिन्होंने मेरे पूरे खाने-पीने का पूरा ज़िम्मा ले रखा था, कि कैसे इनको सही चीज़ और अच्छी चीज़ खिलाई-पिलाई जा सके कि ये मज़बूत बनी रहें। और भी कुछ लोग फ़ोन से मुझे नहीं आ पाते थे, तो फ़ोन से कुछ लोग मुझे अच्छी सलाह देते थे।
कुछ मेरे से पहले रिटायर्ड टीचर्स थी, इति साहनी बहन जी, प्रेमलता तिवारी बहन जी, ये सब लोग मेरे घर भी कई बार आई, जबकि वो काफी पहले रिटायर हो चुकी थी, वे लोग घर आई। रानी बर्मन बहन जी कई बार मेरे साथ रही कीमोथेरेपी के दौरान, और वहाँ पे एक मंदिर था जो मैंने तो कभी देखा नहीं था, हॉस्पिटल के अंदर ही। वो पहले जब जाती थी तो मुझको मंदिर ले जाती थी, स्मिता पहले दर्शन कर लो, और अपने साथ एक जूस का डिब्बा लेके आती थी, ये बाद में मिलेगा। तो वो उसके बाद कीमोथेरेपी के दौरान ऐसे समय बहुत कठिन था, बहुत ही मुश्किल से बीतने वाला था, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की वजह से मैं उसको पार पा पाई। ये सब शायद दूसरों की इंसानियत है। और शबनम, तुम्हारे लिए मैंने क्या कहूँ, बस दुआएं दूंगी अच्छी सी, खूब आगे बढ़ो, खूब उन्नति करो। मेरी इस जिंदगी में भगवान ने तुमको भेजा है, और इलाज करवाने के लिए, जबकि घर में जो भी लोग थे वो समय पे इसलिए मौजूद नहीं थे, दीदी के लिए कहा। अंत में दीदी को मैं फिर से स्मरण तो उनका छूटता ही नहीं है, मेरे हर सांस में, पूरी जिंदगी में वो शामिल हैं और रहेंगी हमेशा के लिए। और बाकी सब जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहती हूँ, आपके साथ कितने भी लोग जुड़े हों, कितने भी अच्छे लोग जुड़े हों, लेकिन आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे, अपने लिए अगर सिर्फ दूसरों के भरोसे रहेंगे, तो हम उस पे फतह नहीं पा सकते, जीत नहीं सकते हम। तो आपके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े होंगे, लेकिन सबकी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत लंबे समय तक आपके साथ हमेशा तो कोई नहीं जुड़ा रहेगा ना, इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप अपने को मजबूत बनाएं, आप अपने को स्ट्रांग बनाएं, अपने विचार को जितना हो सके पॉजिटिव रखें। और उसके लिए आप जो कर सकते हैं, अच्छे लोगों से बात करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, आप जिस भी धर्म के हों उससे संबंधित भगवान की किताबें पढ़िए। एक मैं और जरा सा छोटे में बताना चाहती हूँ, मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो कि कैंसर होने के बाद इतना ज्यादा निरुत्साहित हो गए थे और इतना ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं उनको बहुत समझाती थी, लेकिन उनकी समझ में आता था, आधा आता था, आधा नहीं आता था। अंत में मैंने उनसे कहा कि आप साईं बाबा को मानते हैं ना, तो आप अपने मर्ज को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और आप, लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए कोशिश मत कीजिए, आप अपने लिए कोशिश कीजिए और अपनी परेशानियों को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। तो ऐसा मौका आता है जबकि हम चारों ओर समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। तो बस एक रास्ता होता है भगवान का, जैसे उन्होंने तुमको मेरे पास भेजा, ऐसी शक्ति भी वही देता है, सब कुछ देने वाला वही है। तो ध्यान लगा के बैठे, अपने को मजबूत बनाए, और अगर नर्वसनेस आती हो तो उसको दूर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कभी नकारात्मक विचार आते ही नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी परिस्थिति है, ऐसे इस तरह की थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परिस्थिति दूसरों के साथ भी होती होगी। तो जीवन है तो परिस्थितियों में आती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उनको छोड़ के आगे बढ़ना भी हम ही लोगों की जिम्मेदारी है। ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, हम इसे जितना अच्छा बना के रख सकें। दीदी आई चली गई, उसका अफ़सोस तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम बाकी काम कर रहे हो ऐसा तो नहीं है, बाकी भी तो हम कर रहे हैं ना, बाकी ज़िम्मेदारी उठा ही रहे हैं, बल्कि मन में पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई है, मम्मी के लिए कोई कमी ना रह जाए, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए। और आज मैं जो भी करती हूँ सिर्फ़ इसलिए कि उसमें पहले मैं मम्मी का सेवा भाव मेरा रहता है कि मैं उनको पहले देखूँ, बाद में अपने लिए कुछ करूँ। तो बहुत अच्छा लगा शबनम कि लोगों ने मेरे विचार सुने होंगे, और अगर किसी को अच्छे लगे हों तो, और कोई किसी को कुछ प्रेरणा मिली हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तुमको भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, काशी कला कस्तूरी की संस्थापिका हो तुम, अच्छे अच्छे काम करो, और ऐसे ही लोगों को लाते रहो जो कि सामने नहीं आ सकते हैं, उन लोगों को लाओ, है ना। और लेकिन जो सेलिब्रिटी होते हैं वो तो बाहर जाके अपना करवा रहे हैं इलाज, उनके जीवन में ना धन की कमी है, ना सुविधाओं की कमी है, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनको सामने लाना बहुत जरूरी है। तो ये काम तुम जो कर रही हो ये बहुत ही अच्छा है, और कैसे अच्छे से अच्छा हो सकता है उस पर ध्यान दो, और कोई जरूरत होगी तो मैं भी सलाह दे सकती हूँ। बस सभी को मैं नमस्ते करती हूँ, जो जिन्होंने मुझे सुना, सबको हाँ, बहुत धन्यवाद, सबका अभिवादन। दर्शकों, अभी आपने सुना डॉक्टर स्मिता भटनागर जी को, और मेरे इस प्रोग्राम का मकसद
काशी कला कस्तूरी के इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम ऐसे-ऐसे लोगों को, ऐसी व्यक्तित्व को, ऐसे शख्सियत को सामने लाएँ, जिन्होंने कहीं इंसानियत की का पैगाम पहुँचाया है, तो कहीं अपने जीने का एक अंदाज़ बनाया है कि हमको जीना इस तरह से है, हमको तिल-तिल करके मरना नहीं है और ऐसी-ऐसी बीमारियों से जूझ करके आगे आए और आज ये चूँकि आप तबला आर्टिस्ट भी हैं, तो आज अच्छे-अच्छे प्रोग्राम दे रही हैं और आप इनको देखकर महसूस भी नहीं कर सकते हैं कि इनको ये मर्ज़ रहा होगा, वरना कभी-कभी कोई ज़िंदा तो रह जाता है, लेकिन ज़िंदगी के साथ ज़िंदा नहीं रहता है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे लोगों को देखिए, जो ज़िंदगी को ज़िंदगी के साथ जी रहे हैं, सिर्फ़ ज़िंदा रहने रहने के लिए नहीं ज़िंदा हैं, कि सिर्फ़ ज़िंदगी चल रही है यूँ ही। तो हम ऐसे लोगों को लाने का हमारा मकसद यही होता है कि हमें जज़्बा पैदा हो, हौसला पैदा हो, हर तरह की प्रॉब्लम से लड़ने का। तो हम अगर इसमें कामयाब हो जाएँ और अगर कुछ लोग भी इस पर अमल कर जाएँ और इनकी बातों से इंस्पायर होकर के अपने में हिम्मत पैदा कर लें, तो हमारे लिए, हमारी काशी कला कस्तूरी के इस प्रोग्राम के लिए बहुत ही हमारा जो मकसद है, हम उस मकसद में कामयाब होते नज़र आएँगे। तो इस तरह हम सभी दर्शकों का एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने वक़्त तक आप लंबे टाइम तक हमारे साथ बने रहे, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी की चीज़ों को, बातों को सुना और डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, आप चूँकि बहुत बिज़ी रहती हैं, मुझे मालूम है, जबकि लोग कहते हैं कि रिटायर हो गई हैं, अब तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन आप माँ-बेटी ही सिर्फ़ घर में हैं, लेकिन आपके ज़िम्मे बहुत काम है। एक अगर सुई भी नहीं गुम हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको भी लेने आप ही को जाना होता है। घर में अगर झाड़ू नहीं है, तो उसको लेने आप ही को जाना होता है। अगर आटा खत्म हो गया, तो उसको लेने आप ही को जाना होता है। तो इस तरह से आपके पूरी घर गृहस्थी, घर से लेकर बाहर तक के सारे काम आपके ज़िम्मे हैं, आपकी माँ की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है और आप बहुत अच्छे से जिस भी रिश्ते में आप हैं, हर रिश्ते को आप बखूबी निभा रही हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और इस शेर के साथ आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि निगाहों में मंज़िल थी, निगाहों में मंज़िल थी, गिरे और गिर कर सँभलते रहे। क्योंकि आप तबला आर्टिस्ट हैं और आज आप पैंडेमिक की वजह से तो अभी फिर भी आपने लाइव प्रोग्राम भी दिए हैं। काशी कला कस्तूरी पे ही आपने लाइव प्रोग्राम दिया है और लोगों ने भी आपसे अप्रोच किया लाइव प्रोग्राम के लिए। तो आपको अभी अपना हुनर देना है और लोगों को कुछ चीज़ें सिखानी भी हैं और इस तरह से और बहुत से प्रोग्राम में आप सप्तक से जुड़ी हुई हैं, जो विदुषी सुचरिता गुप्ता की ये संस्था है सप्तक, उससे आप जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से एकदम बढ़-चढ़ कर पार्टिसिपेट करती हैं और संगत करती हैं, तबले का संगत आप आवर्तन और ये सप्तक के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप उसमें हैं, तबला आर्टिस्ट के तौर पे आप वहाँ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से अभी आपको अपने तबले का बहुत हुनर दिखाना है और आपको अल्लाह ज़िंदगी दे, अच्छी सेहत दे और इसी जज़्बे और हौसले के साथ आप ज़िंदा रहें और हम लोगों के साथ आपकी दुआएँ बनी रहें। तो इस शेर के साथ हम आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि निगाहों में मंज़िल थी, गिरे और गिर कर सँभलते रहे। निगाहों में मंज़िल थी, गिरे और गिर कर सँभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आँधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आँधियों में भी जलते रहे। इसी के साथ हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इतने वक़्त तक हम लोग के साथ बने रहे, हमारे प्रोग्राम को देखा और आगे भी इस तरह के हम जीना इसी के नाम में इस तरह की चीज़ों को मैं सामने लाऊँगी, जो हम लोगों के लिए हिम्मत और हौसले का काम करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।